अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। Brought to you by Sensodyne K। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले शो की झलकियां, वियतनाम में अरबपति महिला को फांसी की सजा क्यों हुई और हमास लीडर के 3 बेटों की जान गई, इसराइल क्या बोला। शुरुआत करते हैं वियतनाम से। कुछ आंकड़ों पर सबसे पहले गौर करिए। 10 सरकारी प्रोसिक्यूटर, 200 वकील, 2700 गवाह, 6000 किलो सबूत। ये वियतनाम के इतिहास के सबसे बड़े मुकदमे की कहानी है। इसमें दांव पर क्या लगा था? 86 लोगों की किस्मत। 84 लोगों को 3 बरस से आजीवन कैद तक की सजा मिली है, जबकि 2 को मौत की सजा सुनाई गई है। इन 2 में से एक अतीत में वियतनाम की सबसे अमीर महिलाओं में गिनी जाती थी। उसका नाम है त्रोंग मी लान। एक समय उसको रियल एस्टेट की महारानी कहा गया। वियतनाम की सबसे कीमती लग्जरी प्रॉपर्टीज पर उसकी कंपनी वीटीपी का एक अधिकार था। फिर क्या हो गया? 2022 में लान को अरेस्ट कर लिया गया। मार्च 2024 में मुकदमा शुरू हुआ। आरोप लगे कि लान ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का घपला किया है। 11 अप्रैल को इस मुकदमे का फैसला आया है, जिसमें लान को मौत की सजा सुनाई गई है। ये अपने आप में मिसाल है। दरअसल वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार का शासन है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम सीपीवी सर्वे सर्वा है। सीपीवी के जनरल सेक्रेटरी सबसे ताकतवर होते हैं। अभी ये कुर्सी ग्वेन फू थ्रोंग के पास है। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक शक्तियां तो हैं, मगर अंतिम फैसला जनरल सेक्रेटरी की मर्जी के बिना नहीं लिया जा सकता। ये काफ़ी हद तक चीन जैसा ही है। हालांकि चीन में आमतौर पर जनरल सेक्रेटरी और राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति होता है। सीपीवी के जनरल सेक्रेटरी गुएन मानते हैं कि भ्रष्टाचार से पार्टी खोखली होती है, इससे जनता का सपोर्ट कम होता है और ये पार्टी के भविष्य के लिए नुकसानदेह है। इसीलिए 2016 में वियतनाम में एंटी करप्शन कैंपेन चालू किया गया। इसमें अब तक 2 प्रधानमंत्री और 2 राष्ट्रपति की कुर्सी जा चुकी है और अब मुल्क की सबसे अमीर महिलाओं में से एक के लिए फांसी का फंदा तैयार हो रहा है। लान के स्कैम के बारे में आगे विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले वियतनाम के कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं ताकि पूरी कहानी आसानी से समझ में आ जाए। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में बसा है। इसकी ज़मीनी सीमा 3 देशों से लगती है, चीन, कंबोडिया और लाओस। आबादी लगभग 10 करोड़ है। मुल्क आधिकारिक तौर पर नास्तिक है, हालांकि कुछ फीसदी लोग बौद्ध, ईसाई और इस्लाम मानते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। ये मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहले नंबर पर हो ची मिन सिटी है। पहले इसको साइगोन के नाम से जाना जाता था। वियतनाम का इतिहास क्या कहता है? वियतनाम में इंसानी सभ्यता के निशान 5000 बरस पुराने हैं। 200 ईसा पूर्व के आसपास इस इलाके पर एक चीनी सरदार का कब्जा था। वो इसको नाम वियत कहता था। 111 ईसा पूर्व में नाम वियत चीनी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। फिर 939 ईस्वी में गो कुएन नाम के एक वियतनामी कमांडर ने विद्रोह कर दिया। उसने चीनियों को बाहर खदेड़ दिया। उसके वंशजों ने बाद में अपनी साम्राज्य का विस्तार किया। नाम बदलकर रखा दाई वियत। फिर 15वीं सदी आई। दाई वियत 2 टुकड़ों में बंट गया। उत्तर वाले हिस्से पर त्रिन और दक्षिण पर ग्वेन एम्पायर का राज हुआ। उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रही। 1802 में दक्षिण वालों ने फ्रांस की मदद से उत्तर वालों को हरा दिया। उन्होंने मुल्क का एकीकरण किया, नाम रखा वियतनाम। 1877 में वियतनाम फ्रांस की कॉलोनी बन चुका था। कालांतर में इसको फ्रेंच इंडो चाइना का हिस्सा बना दिया गया। इसमें वियतनाम के अलावा लाओस और कंबोडिया भी शामिल थे। इंडो चाइना में फ्रांस का वर्चस्व 1950 के दशक तक कायम रहा। बीच में 2 बड़ी घटनाएं हुई। नंबर 1, 1930 के साल में कम्युनिस्ट नेता हो ची मिन ने इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। दूसरी घटना थी वर्ल्ड वॉर 2। 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। 2 बरस बाद जापान भी जंग में शामिल हुआ। उसने वियतनाम पर भी हमला किया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। जापान से लड़ने के लिए हो ची मिन ने गुरिल्ला सैनिकों की फौज बनाई। उसका नाम रखा वियत मिन। दूसरा वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ। जापान के सरेंडर के बाद, जापान के निकलने के बाद वाक्यूम बना। तब वियत मिन ने हनोई पर कब्जा कर लिया, आज़ादी की घोषणा कर दी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की नींव रखी। उन्होंने फ्रांस को बाहर निकलने के लिए कहा, मगर फ्रांस नहीं माना। उसने अपना कुनबा बचाने के लिए सम्राट बाओ दाई को सपोर्ट कर दिया और साउथ वियतनाम में स्टेट ऑफ वियतनाम की स्थापना कर दी। इसके बाद वियत मिन और फ्रांस के बीच लड़ाई होनी शुरू हुई। इस लड़ाई में फ्रांस हार गया। 1954 में वे बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हो गए। फिर जुलाई 1954 में स्विट्जरलैंड में जेनेवा अकॉर्ड्स पर दस्तखत किए गए। इसके तहत फ्रेंच इंडो चाइना को भंग कर दिया गया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया 3 अलग देश बने। बंटवारा वियतनाम का भी हुआ। नॉर्थ में वियत मिन को कंट्रोल हासिल हुआ। साउथ में सम्राट बाओ दाई का शासन चला। जेनेवा अकॉर्ड्स में तय हुआ कि 2 बरस के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। इसमें एकीकरण पर डिसीजन लिया जाएगा।
जब वियतनाम के एकीकरण की कोशिश हो रही थी उस वक्त अमेरिका अलग साजिश रच रहा था। वजह कोल्ड वॉर। साउथ वियतनाम में शासन करने वाले बाओदाई पश्चिमी देशों के समर्थक थे, जबकि हो ची मिन को सोवियत यूनियन और चीन का सपोर्ट हासिल हो रहा था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने डोमिनो इफेक्ट थ्योरी का हवाला दिया। उनका मानना था कि अगर वियतनाम में कम्युनिस्टों का शासन हुआ तो इसकी चपेट में पड़ोस के देश भी आ सकते हैं। कोल्ड वॉर में अमेरिका के लिए खतरे की बात थी। इसी बीच 1955 में साउथ वियतनाम के कम्युनिस्ट विरोधी नेता गो दिन दिएम ने सम्राट बाओ को किनारे कर दिया, खुद राष्ट्रपति बन गए। दिएम को अमेरिका का भरपूर साथ मिला। इस सपोर्ट के दम पर दिएम ने कम्युनिस्टों को हराने की कोशिश की। इसके चक्कर में चुनाव लटकता चला गया। इधर साउथ और नॉर्थ वियतनाम के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। शुरुआती दौर में अमेरिका सीधे दखल देने से बचा। उसका हस्तक्षेप ट्रेनिंग और हथियारों की मदद तक सीमित था। मगर अगस्त 1964 में अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर जहाज नॉर्थ वियतनाम के टोरपीडो का निशाना बन गए। इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने बमबारी का आदेश दे दिया। इस तरह अमेरिका सीधे वियतनाम की जंग में शामिल हो गया। इसमें लाखों अमेरिकी सैनिकों ने हिस्सा लिया, हजारों की जान गई। अमेरिका ने वियतनाम के साथ साथ कंबोडिया और लाओस पर भी अंधाधुंध बमबारी की। उसका मकसद हो ची मिन ट्रेल को खत्म करना था। अमेरिका का दावा था कि इसी रास्ते से नॉर्थ वियतनाम के कम्युनिस्टों को जरूरी सामानों की सप्लाई मिलती है। जैसे जैसे वियतनाम में हताहत अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे अमेरिका में एंटी वॉर प्रोटेस्ट भी बढ़ा। फिर 1971 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन पेपर्स पब्लिश किए। ये उन दस्तावेजों की सीरीज थी जिसके मुताबिक अमेरिकी सरकार को बहुत पहले से वियतनाम वॉर का नतीजा पता था, मगर कोई राष्ट्रपति जंग खत्म करने का भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। इसलिए वे लड़ाई को खींच रहे थे, जिसके चलते अमेरिकी सैनिकों की जान जा रही थी। फिर आया जनवरी 1973। अमेरिका और नॉर्थ वियतनाम के बीच शांति समझौता हो गया। इस समझौते के लिए वियत नेता ली डक थो और अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को नोबेल पीस प्राइज देने की घोषणा हुई। ये वही किसिंजर थे जिन पर इंडो चाइना में नरसंहार के आरोप लग रहे थे। डक थो ने किसिंजर के साथ प्राइज साझा करने से मना कर दिया। इकलौता मौका है जब नोबेल पीस प्राइज के किसी विजेता ने पुरस्कार लेने से मना किया हो। अमेरिका और नॉर्थ वियतनाम के बीच शांति समझौता तो हो गया, मगर नॉर्थ और साउथ वियतनाम की लड़ाई जारी रही। इसका अंत हुआ अप्रैल 1975 में, जब वियत मिन्ह ने साउथ वियतनाम की राजधानी साइगॉन को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसका नाम बदलकर हो ची मिन सिटी कर दिया गया। साइगॉन के पतन के बाद वियतनाम का एकीकरण हुआ। पूरे वियतनाम की सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के पास आई। संविधान में CPV को सर्वोच्च दर्जा मिला है। और आज हम वियतनाम की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा कि हमने पहले बताया, एक समय वियतनाम के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार त्रोंग नी लान को मौत की सजा मिली है 1 लाख करोड़ रुपए के गबन के आरोप में। लान की कहानी क्या है? पैदाइश हुई 1956 में हो ची मिन सिटी में। माँ चीनी मूल की थी। लान किसी तरह हाई स्कूल की पढ़ाई कर पाई। बाद में माँ के साथ कॉस्मेटिक्स की दुकान पर काम किया। 1980 के दशक में वियतनाम सरकार ने आर्थिक सुधारों की घोषणा की। मार्केट बाहरी दुनिया के लिए खोला। उस दौर में लान ने रियल एस्टेट सेक्टर में हाथ आजमाने का फैसला किया। किस्मत अच्छी रही। 1990 के दशक में लान कई लग्जरी होटलों और रेस्टोरेंट्स की मालकिन बन चुकी थी। वियतनाम में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। आम लोग जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अंतिम हक उस पर सरकार का होता है। इसलिए बिजनेस वाली जमीन के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। लान का नेताओं और अधिकारियों से अच्छा रिश्ता था। उसने रिश्ते का फायदा उठाकर खूब सारी प्रॉपर्टी जमा कर ली। फिर आया 2011 का साल। लान ने रसूख के दम पर 3 छोटे छोटे बैंकों का विलय करा दिया। इस तरह एक नया बैंक बना, साइगॉन कमर्शियल बैंक। वियतनाम के कानून के तहत किसी व्यक्ति की किसी बैंक में 5% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं हो सकती। आरोप है कि लान ने इसमें भी लूप होल निकाल लिया। शेल कंपनियां बनाई और उसके पैसों से दूसरे लोगों ने हिस्सेदारी खरीदी। लान और उसके प्रॉक्सियों का कुल शेयर 90% से ज्यादा था। इसके आधार पर उसने अपने लोगों को बैंक में अहम पदों पर नियुक्त किया और उनके जरिए शेल कंपनियों को कर्ज दिलवाया। बैंक ने जितना कर्ज दिया उसका 93% सिर्फ लान और उसके प्रॉक्सी ने लिया है। आरोप ये भी थे कि लान ने अपने ड्राइवर से 35,000 करोड़ रुपए कैश में निकलवाए और उस नकदी को अपने घर के बेसमेंट पे रखा। ये सारा घपला 2012 में शुरू हो चुका था। इसकी भनक ना लगे इसके लिए सरकारी अधिकारियों को जमकर घूस खिलाई गई। सेंट्रल बैंक के इंस्पेक्टर को 40 करोड़ रुपए दिए गए। और अब आगे क्या होगा? पहली बात, ये वियतनाम के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड था। इसने कम्युनिस्ट पार्टी की छवि को धूमिल किया। इस मुकदमे के जरिए मैसेज देने और इमेज सुधारने की कोशिश थी। इसलिए कहा जा रहा था कि दोषियों को कठोरतम सजा मिल सकती है। वही हुआ भी है। लान के पास मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 15 दिनों का समय है। हालांकि
राहत मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। दूसरी बात, 2013 में पश्चिमी देशों ने चाइना +1 पॉलिसी पर जोर दिया था। इसका मकसद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन पर निर्भरता घटाना था। इस पॉलिसी के तहत पश्चिमी कंपनियों ने निवेश को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। वियतनाम चाइना +1 के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। 2023 में वियतनाम में विदेशी निवेश लगभग 33% बढ़ा है। ये वियतनाम के उभार का संकेत है, मगर आशंका है कि भ्रष्टाचार का मामला विदेशी निवेशकों में डर का माहौल पैदा कर सकता है। ये वियतनाम की सेहत के लिए खतरनाक है। खैर, वियतनाम का चैप्टर यहीं पर रोकते हैं, अब गाजा जंग की तरफ चलते हैं। 10 अप्रैल को इजराइल ने इस्माइल हानिया के 3 बेटों को मार गिराने का दावा किया। उनके नाम थे हाजिम, आमिर और मोहम्मद। हानिया ने अल जजीरा से बातचीत में इसकी पुष्टि की है। कहा है कि उनकी हत्या तब हुई जब वे अपने रिश्तेदारों से मिलने के रेफ्यूजी कैंप में जा रहे थे। इसके अलावा उसके कई पोते पोती भी मारे गए हैं। इजराइल ने कहा कि हानिया के 3 बेटे हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के लिए काम करते थे। हालांकि पोते पोतियों की मौत पर कोई बयान नहीं दिया गया है। हानिया कौन है? वो हमास पॉलिटिकल विंग का लीडर है, फिलहाल कतर में रह रहा है। हमले पर उसने कहा कि इजराइल का जंगलीपन है, इससे हमास के हौसले नहीं टूटेंगे और संघर्ष विराम की शर्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हानिया के परिवार पर हुए हमले की फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने निंदा की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद जैसे नेताओं ने भी विरोध जताया है। दूसरी तरफ इजराइल पर संघर्ष विराम प्रस्ताव मानने का दबाव बढ़ रहा है। मिस्र की राजधानी काहिरा में कई दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। ताज़ा प्रस्ताव के मुताबिक 40 इजरायली बंधकों के बदले 900 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की बात दर्ज है। हमास ने कहा है कि वो प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसी CIA के मुखिया विलियम बर्न्स को काहिरा भेजा है। इजराइल हमास जंग से जुड़ी अपडेट्स पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।